इन लोगों से कभी आपस में दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। पहला है क्षत्रिय, जिसके पास किसी तरह का शस्त्र हो उससे कभी भी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। दूसरा मर्मी, जो हमारा मर्म और भेद जानता हो उसके साथ कभी भी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। रावण ने भी विभीषण के साथ दुश्मनी रखी और विभीषण उसका मर्म जानता था कि रावण की मृत्यु कैसे होगी। तो जो हमारा मर्म जानता है उसके साथ कभी दुश्मनी मत करो। तीसरा, राजनेता के साथ कभी भी दुश्मनी मत करो, वो कभी भी अपनी दुश्मनी निकाल देगा और हमें उठा करके जेल में डलवा देगा। चौथा, मूर्ख के साथ कभी दुश्मनी मत करो, क्योंकि मूर्ख को पता नहीं चलता है कि किस में फायदा है और किस में नुकसान है, इसलिए मूर्ख आदमी के साथ दुश्मनी मत करो। पांचवा, अपनी घरवाली के साथ कभी दुश्मनी मत करो, वरना आपका सुख से जीना हराम कर देगी वो। घरवाली के साथ अपनी दुश्मनी मत करो, वरना वो हमारा जीना हराम कर देगी। अगर चाहते हो कि सुखी रहे लाइफ तो सुखी रखो अपनी वाइफ। अगर चाहते हो कि सुखी रहे आपकी लाइफ तो सुखी रखो अपनी वाइफ। और वाइफ के साथ ही अगर दुश्मनी पाल लोगे, अभी तो एक सेकंड में कह दोगे देता हूं तुझे तलाक, और बाद में 7 साल जब तुम्हारे टेंशन और डिप्रेशन में बीतेंगे तो पता चलेगा कि घरवाली की क्या कीमत होती है। तो पहला शस्त्र जिसके पास रहता है उसके साथ दुश्मनी मत रखो। दूसरा, बोलो, मर्मी, जो हमारा मर्म जानता है उसके साथ दुश्मनी मत रखो। तीसरा कहलाता है नृप, यानी कि राजनेता के साथ अपनी दुश्मनी मत रखो। चौथा, मूर्ख आदमी के साथ दुश्मनी मत रखो। पांचवा, घरवाली के साथ अपनी दुश्मनी मत रखो। छठा, अपने घर में काम करने वाली किसी भी भाई या बहन के साथ दुश्मनी मत रखो। तुमने तो अभी 1 मिनट में छोड़ दिया, जा निकल जा मेरे घर से, अरे वो तो निकल जाएगा, तुमने तो उसकी आज की सैलरी काट दी और पैसे नहीं दिए, तुम वहां से गुजर रहे थे और उसने उठा करके एक बाठा भी आपकी कार पर दे मारा, हो गया आपका तो महीने भर का खामियाजा। काम करने वाले भाई को भी अगर छोड़ना है ना तो उसको भी 1100 रुपये का इनाम दे करके हमें छोड़ना। कभी भी दुश्मनी रख करके अपने काम वाले नौकर या स्टाफ को मत छोड़ना, यह समझदारी की बात है। और सातवां, या समाज में मंच पर आकर के जो कार्यक्रम का संचालन करते हैं ना, उनके साथ दुश्मनी मत रखना, वरना वो कभी भी आपका पानी उतार देगा पब्लिक के बीच में। इसलिए एक बात समझ लो, अभी हमारा मैन पावर बढ़ाना चाहिए। जिस घर में रोज सुबह 7-7 भजन होता है और दोपहर में 7-7 भोजन होता है, उस घर में तो स्वर्ग का निवास हुआ करता है। अरे भाई, किसी भी बहाने एक हो जाओ, चाहे जीवन के बहाने हो, चाहे भजन के बहाने हो, चाहे सत्संग के बहाने हो, किसी भी बहाने एक हो जाओ। आज अगर आप सब लोग यहाँ पर सत्संग सुनते हैं, आपका मैन पावर बढ़ रहा है, रोज ब्रेन वॉशिंग हो रही है अंदर से। रोज जैसे आप लोग कपड़ों की धुलाई करते हैं ना, वैसे ही आप लोग हमें अगर सुनते हैं तो रोज आपके अंदर से क्या हो रही है, ब्रेन वॉशिंग हो रही है, अंदर से आपकी धुलाई होती चली जा रही है, अंदर की सफाई हो रही है। ब्रेन अंदर में जो भी जमा हुआ है हमारे अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड में, सब चीजें साफ होती चली जा रही है। कल ही वो प्रशांत जी कह रहे थे, बोले साहब एक महानुभाव आए और कहने लगे कि साहब यार मारा सर प्रवचन कहीं सुनियो, मन तो अंदर से हिल गयो। अरे भाई कहीं हुयो, कहीं थर कहीं, यार मैं तो अंदर से हिल गयो। बोले कहीं हुयो? बोले कि भाई मैंने मेरे एक बॉम्बे फोन किया, सिंधी भाई था, मैंने उसको कहा भाई 2 साल पहले तेरा और मेरा झगड़ा हुआ था, मैं सॉरी कहता हूँ, सॉरी कहता हूँ, सॉरी कहता हूँ। बोले भाई साहब सॉरी अब क्यों कह रहा है, सॉरी अब क्यों कह रहा है, तो जैनी है, जैनी तो साल में 1 साल से ज्यादा किसी के प्रति वैर विरोध रखते ही नहीं। तूने तो पर्युषण की आराधना करके मुझे उसी समय सॉरी कह देना चाहिए था, तूने 2 साल का वक्त कैसे बिता दिया? उसने कहा अंधेरे में भटक रहा था, इसलिए 2 साल का वक्त लग गया। पहली बार हैदराबाद में एग्जीबिशन ग्राउंड में किसी संत की वाणी सुनने के लिए गया, चंद्र प्रभु और ललित प्रभु की वाणी ने ऐसा प्रभाव डाला कि मेरा मन कहने लगा घर में जाकर रोटी बाद में खाऊंगा और पहले तुझे सॉरी और मिच्छाम दुक्कड़म पहले दूंगा। उसने कहा ओ तो तू वो महाराज की बातें सुनता है क्या? तो कहने लगा मैं भी वही महाराज जी की बातें सुनता हूँ, तू भी मुझे सॉरी कह रहा है और मैं भी तुझे सॉरी कह रहा हूँ। और इस तरह से मैन पावर बढ़ता है, एक दूसरे के करीब आते हैं।
करीब आने का तरीका है। भगवान महावीर ने ये जो मिच्छामि की परंपरा डाली है वो इसीलिए डाली थी ताकि लोग आपस में एक दूसरे के प्रति रहने वाली रंजिश को भूले और सब इंसान एक दूसरे के क्या है। देखो पल भर के लिए अपन सब लोग एक दूसरे को जादू की झप्पी दे देते हैं। अपनी बगल वाले को दो तो, और आप अपने बगल वाले को दो तो, प्यार से मोहब्बत से मिठास डाल करके जादू की झप्पी हर बहन बहन को दे। शर्म छोड़ो, जो खावे शर्म फूटे उनरा करम। अरे जल्दी एक दूसरे के गले लगो और एक दूसरे को जादू की झप्पी दो। आज ही सही संवत्सरी का पर्व मना लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ताली बजाओ, थाली बजाओ, आनंद बढ़ाओ रे। हो श्री प्रभु शरणम आनंदम आनंदम आनंदम। अपना मैन पावर बढ़ाओ, दूसरा पावर, और उसका नाम है मैनेजमेंट पावर। विदेशों से सीखने जैसी अगर कोई चीज है तो पहली चीज है और वो है वहां का सिस्टम। हमारे यहाँ पर हम लोग मैनेजमेंट नहीं जानते। हम सब लोग MBA तो कर रहे हैं पर हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट तो जानते हैं पर अपनी लाइफ मैनेजमेंट नहीं जानते। हम अपना सोशल मैनेजमेंट नहीं जानते। हमें देश में कैसे रहना ये हम नहीं जानते। बड़ी गजब की बात होती है। आज की तारीख में एक बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर सुनने को मिलता है कि साहब शादी तो हो रही है पर शादी के बाद में वो कितने दिन रहेगी या कितने दिन हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ रहेगा ये पता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी आज की समस्या हो रही है। और समस्या ये हो रही है, बापूजी ने 1 करोड़ रुपया खर्चा किया अपने बेटी के कन्यादान के लिए और कितने ख्वाहिशें अपनी पूरी की है। वहां पर उन्होंने एक कन्यादान करके और वहां जाकर के 3 महीने बाद 15 दिन बाद वापस लौट आती है हमारा तो बड़े विचार नहीं मिलिया। तो तुम विचारा सु ब्याह करी होगी थारो। बोले हमारा विचार नहीं मिला। तो तूने शादी किससे की? विचारों से शादी की थी क्या? हम लोग खर्चा तो बहुत कर देते हैं पर उसको ये जीना नहीं सिखाते कि बेटा ससुराल में जाने के बाद तुझे कैसे रहना है। अपने बेटे का ब्याह बाद में करना, ब्याह करने से पहले बेटे को बैठा कर समझाना कि शादी के बाद में तेरे दायित्व क्या हो जाएंगे। पहले ये समझाओ अपने बच्चों को। हर आदमी ये तो चाहता है कि उसके घर में जो बहू आए वो संस्कारशील आए। क्या कन्याएं ये अपेक्षा नहीं रखेंगी कि जिसके साथ उसकी शादी हो वो बेटा भी, वो लड़का भी संस्कारशील? हम ये तो सभी चाहते हैं कि हमारे घर में सामान तो कुछ अच्छी लड़की हो तो बता दो, बड़ी भाई अच्छी तरीको गई, मेरा संस्कार बहुत अच्छा हुए, बा दिखण में सुंदर हुए, काली गई कंवरी रहे लगे थारे वास्ता ब्याह सब्र हुएला। गोरा चूना खतरा ज़्यादा देता है, महंगा होता है, उसके लिपस्टिक पाउडर थोड़े ऊंचे वाले होते हैं। सांवड़ा है बोले मार तो ठाए भाई, मार तो थोड़े में मारा काम झाल जाए, मैं अड़ी रहनी हूँ। कृपया अपने संस्कारों की परीक्षा केवल बेटियों के साथ मत कीजिए बल्कि बेटों को भी उसी लेवल के संस्कार दीजिए। अपने बच्चों के लिए केवल एजुकेशन मत देखिए बल्कि ये देखिए कि वे एक दूसरे को कितना निभाना जानते हैं। जो बेटा बाप को ही प्रणाम नहीं करता, पिता और दादा की इज्जत नहीं करता, वो अपने घर में आई हुई बहू की क्या इज्जत करेगा। और पता नहीं आजकल ये कैसा फैशन चल पड़ा है, सारे पति अपनी पत्नी को तुम तू। अब ले वापस है, छोरियां कम कोनी है आजकल। इन पत्नियों ने भी अपने पतियों को कहना शुरू कर दिया है तू तुम। अब वो बीननी सा, छोटी बहू, बड़ी बहू, सब शब्द खत्म हो गए। अब कोई बोलता है कमला, विमला, अंजू, हैं, मतलब अरे बेटी में बहू में कहीं तो फर्क कर लो रे यार। थारे घर में कोई आओ तो ठा पड़े कि आ बहू है और आ बेटी है। ओ मेरे भाई, इज्जत दो, इज्जत लो। कभी भी अपने घर में पराये घर से आई हुई बेटी को तू और तुम कह करके लक्ष्मी जी का अपमान मत करो। आपके घर में आई हुई बहू वो तू और तुम कहलाने के लिए नहीं, अरे उसके पिता, वो जिस घर में रहती है उसके पिता भी अपनी बेटी को बिट्टू कहते थे, अपनी बेटी को रानी कहते थे, अपनी बेटी को प्यारी कह करके, अपनी राजा रानी कह करके पुकारते थे। और आजकल तो लोग अपने बच्चों को भी आप कह रहे हैं और हम हैं ऐसे जो अपनी बहू को भी तू और तुम कह रहे हैं। छोड़ो रे, डस्टबिन में डाल दो इस तू और तुम शब्द को। जब हमारी भाषा में आप जैसा गरिमापूर्ण शब्द है तो फिर हम हमारे मुंह से तू और तुम शब्द का इस्तेमाल ही क्यों करें। आप त्याग करना चाहते हैं ना, तो हमारे इस चातुर्मास में ये मैनेजमेंट सीखिए।
आप अगर त्याग करना चाहते हैं तो मैं आपको महाराज बनने के लिए नहीं कह रहा, मैं केवल आपको आज एक शब्द को छोड़ने के लिए कह रहा हूं। सब बोलो तो वो शब्द क्या है? तू और। अपनी जबान से, चाहे बड़े हो या छोटा हो, पोता भी क्यों ना हो, अपनी जुबान से हमेशा सम्मान की भाषा हम बोलेंगे। जो व्यक्ति अपनी ओर से दूसरों को सम्मान देता है उसको दूसरों की ओर से कभी अपमान नहीं मिला करता। क्या शब्द कहा मैंने? तू और। आपको लगता है कि भाई हमारे एक मारवाड़ी शब्द है थे थाने, तो ये तुम और आपके बीच का शब्द है थे और थाने हैं। तो ये थे शब्द जो है वो तुम भी नहीं है और आप भी नहीं है। मारवाड़ी में बोलना हो, राजस्थानी में तो बोल लीजिए थे इया कर लीजिए, भी नहीं थे इया कर लीजिए। और हिंदी में बोलना है तो बोलिए, भले आपको विमला बोलना है, अपनी बहू को अंजू बोलना है, बोल दो अंजू आप ये काम कर लेना, आप कहने की आदत डालो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आने वाले 7 दिन के लिए जिस पति ने अपनी पत्नी को आप कहना शुरू कर दिया, मेरा दावा है आपका 8वां दिन आज जितना सुखी है उससे 4 गुना ज़्यादा सुखी हो जाएगा। आपकी पत्नी आपको 4 गुना ज़्यादा इज्जत देगी। उसे लगेगा जो पति अपनी पत्नी को इतनी इज्जत दे रहा है, वो पत्नी तो वैसे भी सबको पता है पति को सम्मान देना चाहिए, पर अगर पति आप कहता है तो अच्छा, आप कहने में हमारे घर का क्या जाता है? कोई नुकसान होता है? आपकी ज़मीन जायदाद कम हो जाएगी, इससे आपकी ज़मीन जायदाद कम हो जाएगी। सम्मान की भाषा बोलो, सम्मान वापस लौट कर आता है। त्यागने जैसा शब्द है तू और तुम। हम वे गुरुजन हैं जो कभी भी किसी को तुम नहीं कहते हैं। आपका अगर पोता और पोती भी हमारे पास आएगी, हमने हमारी जुबान से कभी भी किसी को तुम शब्द कह करके संबोधित नहीं किया। हम हमेशा आप कहते हैं। कोई भी महिला आती है तो पधारो भाई साहब, पधारो प्रभु जी, श्रावक आते तो पधारो प्रभु जी। ये सम्मान की भाषा जब प्रभु जी ने हमें दी है, हम केवल मंदिर में ही प्रभु को क्यों ढूंढें? हम इंसानों में प्रभु की सूरत और मूरत क्यों ना देखें? देखता हूं अगर आप लोगों में विवेक है और अगर आज अपनी जीवन का बदलाव कर सकते हैं, एक नया मैनेजमेंट लागू कर सकते हैं, तो अपने हाथ में लो अपना तू और तुम डालो अपने हाथ में और बोलो तू तुम स्वाहा, तू तुम स्वाहा, तू तुम स्वाहा। आज हमने किसका क्या किया है? विसर्जन कर दिया। किसका? तू तुम स्वाहा। कितने लोगों ने स्वाहा किया? वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या वाकई आज के बाद आप तू और तुम नहीं बोलेंगे? क्या वाकई? यस या नो? थोड़ा दोबारा बोलिए, यस या नो? फिर तीसरी बार बोलिए, यस या नो? क्या यस? कि आज के बाद हम तू और तुम शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही है मैनेजमेंट, यही है लाइफ मैनेजमेंट, कि हमने सबसे पहले अपनी भाषा को ठीक किया। मैनेजमेंट पावर बढ़ाओ, सिस्टम लागू करो। देखिए अभी हो क्या रहा है, जैसे अभी यहाँ पर सत्संग में आप आते हैं, 9 बजे का समय दिया, हमें जानबूझकर अपना समय 11:15 तक क्यों बढ़ाना पड़ता है? क्योंकि हमने देख लिया लोग डीले हो गए हैं। हम लोग टाइम मैनेजमेंट करना ही नहीं जानते। हमें लगता है यार बाप जी कौन सा फ्री में बोल रहे हैं, कौन सा अपने को टिकट देना है। भाई आप लोग फिल्म देखने जाते हैं, टिकट खरीद किया हुआ है तो आप लोग टाइम से पहले पहुँचते हैं। बाप जी ये फोकट में बोलते हैं, अपने तो कुछ देना है नहीं। भाई साहब हम लोग जो संत जीवन है, हमें तो धन से कोई मोह नहीं है, ज़रूरत नहीं है। वरना हम लोग जो लेक्चर देते हैं ना, 1 लाख रुपया खर्च कर दो 1 घंटे का, तो भी ऐसे लेक्चर दूसरे सुनने को मिलने वाले नहीं हैं आपको। 1 घंटा का 1 लाख रुपया दे दो तो भी हमारे जैसे लेक्चर आपको वापस सुनने वाले मिलने वाले नहीं हैं। ये जो हम ज्ञान दान कर रहे हैं, हमारा निस्वार्थ जो भाव है, इसका सम्मान कीजिए और कल से समय पर आइए। टाइम मैनेजमेंट को लागू कीजिए ताकि हमें आगे समय बढ़ाना ना पड़े। हमें ये लगता है आप सब लोगों ने इतना खर्चा किया है तो कम से कम 1.5 घंटा तो आप लोगों को दिव्य वाणी और जीवन निर्माण की बातें सुनने को ज़रूर मिले, इसलिए फिर हमें 10 मिनट समय और बढ़ाना पड़ता है। हम लोग तो 9 बजे एग्जैक्ट यहाँ पर पहुँच जाते हैं और शुरू कर देते हैं। किसको लागू करो अपने साथ? टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम लागू करो। कपड़े अदब के पहनो,
परिवार के बीच में अदब से रहो, सास और बहू आपस में मर्यादा रखो, भाई भाई आपस में एक मैनेजमेंट लागू करो, दुकानों में मैनेजमेंट लागू करो। ये तो हैदराबाद है और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां यहाँ पर खुली हुई है। एक एक कंपनी में, गूगल जैसी एक एक कंपनी में किसी में 60,000 लोग काम करते हैं, किसी में 70,000, किसी में 40,000 लोग काम करते हैं। आखिर ये कंपनियां किसके बलबूते चल रही है? मैं कहूँगा एक ही पावर है उनका, और वो है मैनेजमेंट पावर। सिस्टम चल रहा है, उनका मालिक यहां नहीं रहता, मगर फिर भी इस शहर में 70,000 लोग उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहा है? मैनेजमेंट पावर। और यही तो पावर लागू करने के लिए मैं कह रहा हूं, अपने घरों में, अपने समाज में मैनेजमेंट लागू करो, सिस्टम लागू करो। आज अगर हम कोई सिस्टम लागू करते हैं, भले ही 2 दिन तकलीफ हो, पर बाद में तो उसका फायदा ही फायदा होगा। हमारे यहाँ तो हम लोग सिस्टम कैसे लागू करते हैं? 65 वर्ष का एक बुजुर्ग आदमी अस्पताल में पहुंचा दिखाने के लिए। डॉक्टर ने कहा, साहब आपकी स्थिति थोड़ी सीरियस है, अगर आप 7 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे तो तबीयत बिल्कुल आराम से ठीक हो जाएगी। दादाजी ने कहा, डॉक्टर साहब आप कहते हैं तो भर्ती तो हो जाऊंगा, पर आप मेरे लिए जो नर्स रखें ना, वो थोड़ी खूबसूरत वाली रखिएगा। मेरे लिए आप जो नर्स रखें वो कौन सी रखें? खूबसूरत वाली रखिएगा। बोले, दादा आप इस उम्र में इस तरह की बात बोले तो आपको शोभा नहीं देती है। उसने कहा, अरे मैं मेरे लिए कहाँ रख रहा हूँ, मैं तो इसलिए रख रहा हूँ ताकि उसके बहाने कम से कम मेरे दोनों बेटे मेरी साता पूछने के लिए तो आते रहे। मैं मेरे लिए थोड़ी रख रहा हूँ, मैं तो इसलिए रखवा रहा हूँ सुंदर नर्स, ताकि उसके चक्कर में मेरे दोनों बेटे तो कम से कम मेरी साता पूछने के लिए आते रहेंगे। भाई साहब, यहाँ इंडियन लोग थोड़ा अलग तरह से मैनेजमेंट लागू करते हैं, मैं अलग तरह से मैनेजमेंट लागू करने की बात कह रहा हूँ। मैं आखिरी अंतिम पावर, तीसरा पावर है मनी पावर। तीसरा पावर कौन सा है? मनी पावर। पहला है, सब बोलो, मैन पावर, दूसरा मैनेजमेंट पावर, और तीसरा है मनी पावर। ना बीवी, ना बच्चा, ना बाप बड़ा, ना भैया, द ऑल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। यहाँ पर लोग ज्ञान को कम पूछेंगे, चारित्र को कम पूछेंगे, आपकी तपस्या को कम पूछेंगे। सबसे पहले अगर किसी को इज्जत देंगे तो समाज में जब कोई अध्यक्ष बनाते हैं ना, तो ये देखकर नहीं बनाते ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, ये भी नहीं देखते कि बहुत बड़ा चरित्रवान है, ये भी नहीं देखते कि वो बहुत बड़ा तपस्वी है। समाज में तो केवल एक ही चीज पूछी जाती है, अगले के पास मालदार पार्टी कितनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अध्यक्ष बनने का अधिकार कोई 2-4 लोगों को थोड़ी है, सबको अधिकार होना चाहिए। गरीबी अभिशाप है, समाज का हर व्यक्ति अमीर होना चाहिए।